कामिल, थैंक यू सो मच कि आज आप हमारे साथ भारत कॉन्वर्सेशन का एक हिस्सा बने। आज के लिए हम बड़े एक्साइटेड हैं बिकॉज हम पॉलिटिक्स एज अ करियर ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप नब्स चेक करना चाहते हैं कि हाउ हेल्दी और डेमोक्रेसी है, जितने बड़े लोग इलेक्शनों में इलेक्शन अगर हार रहे हैं तो इसका मतलब आपकी डेमोक्रेसी हेल्दी है। अगर सारे बड़े लोग लगातार इलेक्शन जीतते रहे, उनमें से कोई भी कभी ना हारे, तो इसका मतलब समथिंग हैज गॉन रॉन्ग। समथिंग हैज गॉन रॉन्ग। ऐसे एक कोई पॉलिटिशियन जो आपको लगता है यू लुक अप टू देम? कि मैं तो राहुल गांधी कहूँगा। बहुत सारे लोग डामाडोल हो गए या इधर रहे उधर रहे। वो एक व्यक्ति हैं जिन्होंने विचारधारा पे अपना जो उनका स्टैंड था, जो उनकी सोच थी, जो लड़ाई थी, वो निरंतर लड़ी है। द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग डजंट हैव अ सेंट्रल हॉल सॉर्ट ऑफ कॉमन स्पेस, which I feel is bad for camaraderie. It is bad for inter-party dialogue. अगर आप अपने देश में पॉलिटिक्स को इतना बदनाम कर देंगे, ये तो करप्ट हैं, इनमें तो कोई मंशा ही नहीं है देश सेवा की या कुछ अच्छा करने की, तो आई थिंक उससे एक बहुत बड़ी डिसर्विस होती है। अगर ये शिफ्ट हो जाए ना कि विकास की राजनीति होनी चाहिए, लोक भलाई की राजनीति होनी चाहिए, तो हम सब जीत जाएंगे। कामिल, थैंक यू सो मच कि आज आप हमारे साथ भारत कॉन्वर्सेशन का एक हिस्सा बने। आज के लिए हम बड़े एक्साइटेड हैं बिकॉज हम पॉलिटिक्स एज अ करियर ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी लोगों को बड़े होते वक्त या जैसे व्हेन आई वाज अ किड हमने ये सुना था कि पॉलिटिक्स इज इक्वल टू नेता, विच इज इक्वल टू अ लीडर, एंड यूजुअली आप अपनी लाइफ में लेट इस पड़ाव पे आते हैं, यू हैव टू अर्न इट। बट आई थिंक जो अब हम ट्रेंड देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में, यंग पीपल सच एज योरसेल्व्स जो प्रोफेशनल्स हैं, वो इसको एज अ करियर ऑप्शन टू सर्व द कंट्री कंसिस्टेंटली लेके जा रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट टुडे। कामिल, आप पंजाब से हैं, अ लिटिल बिट अगर आप अपने बारे में बताएं जस्ट ब्रीफली कि आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा एंड हाउ यू गॉट इनटू पॉलिटिक्स, एंड देन लेट्स गेट स्टार्ट। सो निहारिका, देखिए मेरी फैमिली पंजाब से बिलोंग करती है जी। पर मेरे पिताजी आईएएस ऑफिसर रहे बहुत लंबे टाइम तक, 30-35 साल तक ऑल इंडिया उनकी सर्विस रही। दिल्ली में भी बहुत लंबे समय उन्होंने सेवा निभाई। और मैं कह सकूँगा कि जिस तरीके की मेरी ग्रोथ हुई उसमें एक बहुत बड़ा योगदान उस चीज़ का रहा कि वो एक आईएएस अफसर थे, तो मध्य प्रदेश में रहने का मौका मिला, दिल्ली में पढ़ाई करने का, स्कूल और यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिला। पंजाब के हैं तो पंजाब से तो पक्के ही जुड़े थे, सारा परिवार वहाँ था। और उसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगा कि थोड़ी सी एक्टिविस्ट टिंज होती है। मैं जब कॉलेज में था, स्कूल में था, या पता नहीं, ये आप बोल देते हैं ना कि गॉड का लार्जर प्लान होता है, उस तरीके का। कभी हेड बॉय बन गए, कभी इस चीज़ के प्रीफेक्ट बन गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलने लग गई, चलो उस चीज़ की आदत पड़ गई। कॉलेज में भी बड़ा थोड़ा एक्टिविस्ट टिंज रहा। एंड कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि मेरे पिताजी के साथ बात करके, बात समझ के, और कहीं ना कहीं ये बार बार बात आती थी कि जो सबसे बड़े चेंज एजेंट हैं वो हमारे देश में हमारे पॉलिटिशियंस हैं। बिकॉज अल्टीमेटली जो हमारे देश का सारा, हम बोल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है, उसमें आप देखिए जो एक पुश होता है ना, जो डायरेक्शन है, पुश भी नहीं मैं बोलूँगा, जो दिशा है, दिशा आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स देते हैं। चाहे कोई भी पॉलिसी है, बहुत बड़े हद तक मैं कहूँगा, बहुत बड़े हद तक जो देश की पॉलिसी है उसको एक ओवरऑल शेप, उसको एक डायरेक्शन हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है वो देता रहता है जी। पर अगर आप दिशा देखेंगे ना कि किसी भी विषय में, किसी भी सेक्टर के लिए, किसी भी पॉलिसी के लिए जो दिशा क्या है वो हमेशा हमारे पॉलिटिशियंस देते हैं। तो हमेशा ये मन में था, और मैं समझूंगा कि बहुत अच्छा, परमात्मा का बहुत ज़्यादा एक उनकी कृपा रही है, भगवान की कृपा रही है कि अच्छे स्टीफन्स में पढ़ने का मौका मिला, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूके में एमबीए कर पाए, विदेश की कंपनियों के साथ काम कर पाया। यहाँ भी बहुत जो लीडिंग कंपनीज थी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर में, पावर और स्टील में, उनके साथ काम कर पाया। पर एक चीज़ की कहीं ना कहीं जाके मैं कहूँगा कि जब मैं 24-25 सालों को आया, एक चीज़ की ज़रूर समझ आई, और मैं इसलिए कहूँगा बिकॉज आप भी हो सकता है इस चीज़ के साथ एग्री करें कि कहीं ना कहीं हमारे देश में आपके मेरे जैसे जितने भी लोग हैं जो बहुत अच्छे कॉलेजेस से पढ़े हैं, बाहर फॉरेन एजुकेशन है, यहाँ आईआईटी आईएम में पढ़े हैं, सेकंड जनरेशन है ऑफ फैमिलीज जिनने फर्स्ट जनरेशन में हमारे फादर्स या मदर्स ने स्ट्रगल करके आए हैं,
हम कंप्लेंट बहुत करते हैं, ये गलत है देश के साथ, जी, ये गलत है, दिल्ली में प्रदूषण बहुत है, कोई कुछ नहीं कर रहा, हमारे यहाँ स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत वीक है, कोई पॉलिसी नहीं है, हमारे एयरपोर्ट्स मैस हैं, हमारी रोड्स मैस हैं, वी हैव मिस्ड द बस, यही चीजें बोलते रहते हैं हम। हाँ, तो कहीं ना कहीं जब मेरे को लगता है, और मेरे साथ एक मेरे मित्र होते थे, वो भारतीय नहीं है, ऐसी हमारी बातें होती रहती, बट वो साउथ ईस्ट एशिया से ही हैं, जी, तो एमबीए में मेरे साथ होते थे, तो उनके देश की भी यही दुर्दशा है, बहुत सारे हमसे तो बहुत ज्यादा कई मामलों में दुर्दशा थी, तो बातें यही होती रहती थी। पर मैं ये मानूंगा कि एक बहुत पावरफुल आइडिया उन्हें एक बार, और यही हमारी, क्योंकि आप बैठते हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, ही टोल्ड मी, उनने मेरे को बोला कि हम सभी तो कंप्लेन करते रहते हैं, हाँ, हम में से कोई भी एजेंट ऑफ चेंज तो बनना नहीं चाहता, हम में से कोई भी। और उसने अपना भी उदाहरण दिया हाँ, कि हमारे यहाँ भी इलेक्शन होते हैं भाई साहब, हर 5 साल बाद हम रौला पा देते हैं, हम बोल देते हैं कि जी कुछ नहीं बदला या बहुत कम बदला है, एंड वी आर स्टिल डिससैटिस्फाइड। एंड ही सेड कि कारण तो यही है। हाँ, और वो वो मित्र बड़े समझदार है, उन्होंने बोला कि आप देखो ना, हुआ क्या है, द नंबर और जो गिनती थी जब देश आजाद हुआ, आप गिनती देखें नौजवान नेताओं की, नौजवान हमारे उस समय के जो फ्रीडम फाइटर थे, जो वकील थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, कॉलेज के प्रोफेसर थे, जो उस समय दुनिया की सबसे बढ़िया पढ़ाई लिखाई करके देश में वापस आए थे, वो लोग इस देश की पॉलिसी मेकिंग में लगे हुए थे जी, वो हमारे इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस थे, राइट। सो वहाँ से एक सोच आई कि बिल्कुल अगर हर बंदा ही कंप्लेंट करता रहेगा, और मैं तब बाहर था, आई वाज फॉरेन में था, मेरे को यही बात लगी कि अगर हम सभी कंप्लेंट करते रहेंगे फिर तो कभी कुछ नहीं बदल सकता। आई थिंक जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल बैक सीट ड्राइविंग से फ्रंट सीट में आने में एक जो करेज चाहिए वो भी करने की जी जरूरत है। बहुत लगता है, क्योंकि सर्विस बैकग्राउंड फैमिली से आता हूँ, तो कोई जायदाद, कोई पूंजी कुछ था ही नहीं, तो हर व्यक्ति को परिवार में भी यही लगातार इस चीज़ की फिक्र रहती थी कि भाई आप फील्ड में जाइए, कि जॉब क्यों शुरू करी इमीडिएटली, स्टीफन से ग्रेजुएशन क्यों, कि स्टेबल है, हर महीने सैलरी आती है, राइट, ठीक है, उसके बाद कुछ सालों बाद एमबीए बाहर से कर ली कि भाई ठीक है, सैलरी बढ़ जाएगी, एवेन्यूज बढ़ जाएंगे, कोई करियर प्रोग्रेशन हो जाएगी। सो हाँ, करेज तो लगता ही है, बिकॉज बहुत अनसर्टन फील्ड है। बिल्कुल, देखिए आप, पॉलिटिक्स एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ दिग्गजों के लिए भी कोई गारंटी नहीं है कि जब इलेक्शन खत्म होने के बाद वोटों की गिनती होगी, देश के सबसे बड़े दिग्गज भी राइट, उसमें विजयी रहेंगे कि नहीं, कि ये अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। बट ये जनता की पावर की भी बात है ना कि ये लोकतंत्र यही है। तो लोकतंत्र की ताकत क्या है? लोकतंत्र की, आप हमारे और हमारे आसपास के जो आप ले लें कि साउथ एशियन हमारे नेबर्स हैं, उसमें फ़र्क क्या है? हमारे देश में भूतपूर्व प्रधानमंत्री, सबसे बड़े मुख्यमंत्री सारे इलेक्शन हार सकते हैं। जी, और मैं समझता हूँ द साइन, या एक अपन बोल सकते हैं ना कि अगर आप नब्स चेक करना चाहते हैं कि हाउ हेल्दी और डेमोक्रेसी इज, राइट, जितने बड़े लोग इलेक्शनों में इलेक्शन अगर हार रहे हैं तो इसका मतलब आपकी डेमोक्रेसी हेल्दी है। अगर ये हो जाए कि सारे बड़े लोग लगातार इलेक्शन जीतते रहे, उनमें से कोई भी कभी ना हारे, तो इसका मतलब समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, something has gone wrong. Actually, back in the day, there was a movie 2004. I don't know if for a lot of the people who might be watching this, उनको याद ना हो, बट युवा करके एक मूवी आई थी मनी रत्नम की, बिल्कुल, जो वो रंग दे बसंती की तरह, इट वाज अ पॉप कल्चर आई थिंक मोमेंट जिसने सब कुछ बदल दिया। मुझे याद है जब मैंने देखा था, आई वाज इन स्कूल दैट टाइम, डेफिनेटली, एंड इतनी चीज़ वो बदल गई थी कि उस टाइम ये आइडिया कि कोई यंग लोग जो चीज़ बदलना चाहते हैं उस जज्बे के साथ दे एंटर द पार्लियामेंट, एंड आई थिंक द क्लाइमैक्सिंग वाज ऑल ऑफ देम, दिस ग्रुप ऑफ 4-5 यंग पीपल इन द पार्लियामेंट, एंड इट्स एन एब्सोल्यूट चेंज, राइट, एंड चेंज ऑफ गार्ड टाइप का वो वाइब थी, क्योंकि तब तक ये फीलिंग कि इतने यंग लोग देख सकते हैं, एटलीस्ट आई थिंक बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सोशल मीडिया, हमें नहीं पता था। इंटरेस्टिंगली हमारी रिसर्च में जब हम कर रहे थे कि यंग लोग थे कब, अभी आजकल बात हो रही है कि वी आर गेटिंग यंग पॉलिटिशियंस, यंग एमपीज, यंग एमएलएज, the second Lok Sabha had more than 25% of their MPs under 40. oh wow, so 1 in 4, 1 in 4, youngest Lok Sabha then, yes, this was the second one. तो हम ये कहते हैं कि पुराने टाइम में ऐसा नहीं होता, तो होता था शायद, पता नहीं चलती थी वो बातें, बिकॉज हमेशा जो होता है कि नेताओं में भी जो लीडर्स थोड़े होते हैं वो ज़्यादातर थोड़ी एज और एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, तो उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। बट आई लाइक यू जस्ट सेड, इन लोगों ने उस टाइम शुरुआत करके अपने करियर्स कितने आगे तक बढ़ाए हैं। तो एज अ यंग पर्सन अगर जज्बा है, पहले एक राउट हुआ करता था
जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे बिफोर वी स्टार्टेड द पॉडकास्ट के एक डूसू होता था, राइट? दिल्ली यूनिवर्सिटी आपने ज्वाइन कर लिया। across the country, Across student the country. politics Yes. was a pathway to career in electoral politics. कि Exactly, आप I think. अगर Yeah. चुनाव लड़ना चाहते हैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स एक पहला पड़ाव था जहाँ से आप शुरुआत कर आप सकते कर सकते थे, राइट? सो इन 70s 80s इट वाज डेफिनेटली अ स्टैंडर्ड पाथ। ये वैसे सिर्फ इंडिया में ही नहीं, यूएस में एक अलग पाथ था। आई थिंक बिफोर till Obama, came in, the standard process was senator, then a governor, and even sometimes even before a senator being in the armed forces for a while, right? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी एक स्टैंडर्ड सॉर्ट ऑफ फॉर्मूला था कि आपको ये सारे पड़ाव करने हैं, तभी आप एक सीनियर इलेक्टोरल ऑफिस के लिए जा सकते हैं। बट अब ऐसा कुछ है नहीं। आई मीन, या शायद हमें नहीं पता। सो टेल मी समथिंग, इफ आई एम अ 25-year-old पर्सन, मैंने कॉलेज खत्म कर दिया, उस टाइम मेरे को स्ट्राइक नहीं किया कि मुझे इसमें कुछ पार्टिसिपेट करना था या पॉलिटिक्स, मेरे अंदर ये जागरूकता बाद में आई। एज समवन इन द लेट 20s, मे बी फ्रॉम अ tier 2 tier 3 सिटी, जिसके पास बहुत एक्सेस नहीं है टू बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, या कोई नेटवर्क नहीं है, कोई ओल्ड बॉयज नेटवर्क नहीं है, ओल्ड गर्ल्स नेटवर्क नहीं है, वो कहाँ से शुरुआत करें इफ दे फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स एंड सर्विंग द नेशन इन द लॉन्ग टर्म? ओके, देखिए इसमें जब अपन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, पहले मैं आपका जो आपने पहला वो पॉइंट हाईलाइट किया कि अ लॉट ऑफ थिंग्स चेंज्ड आफ्टर ओबामा केम, एंड आई थिंक सो वो जो ब्रॉडर चेंजेस हैं टू द सेट पैटर्न ऑफ पॉलिटिक्स एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वो सारी दुनिया में हुआ है। और उसके लिए 2 या 3 बड़े फैक्टर्स रहे हैं। एक तो 24/7 मीडिया चैनल्स, उसके बाद एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया, राइट? एंड अल्टीमेटली social media, 24/7 media and media going online. So we are saying कि traditional आप केबल टेलीविजन या टीवी और प्रिंट से ऑनलाइन चले गए हैं। उससे बेसिकली एक नई स्पेस क्रिएट हो गई है where basically you can have an Obama sort of phenomena happening. Right. पर अल्टीमेटली बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना? वो कोई अकेला ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया के आधार पे अपनी पार्टी बना लेंगे या इलेक्शन जीत लेंगे। बट हाँ, उसने सर्टनली पहले जो एक सिस्टम था, हम बोल सकते हैं कि हमारे देश में था कि बहुत सारे लोग पहले स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते थे, युवा नेता होते थे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में। उसके बाद बहुत सारे लोग काउंसलर बनते थे, काउंसलर के बाद कुछ टर्म रह के वो पार्टियों के स्ट्रक्चर में चले जाते थे, फिर पार्टियों के स्ट्रक्चर से एमएलए एमपी के उनको इलेक्शन लड़ाए जाते थे। मैं पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि आज भी लार्जली जितनी ऑर्गेनाइज पार्टीज हैं कंट्री की, द लार्ज पार्टीज, स्पेशली द नेशनल पार्टीज, उनमें दिस सिस्टम स्टिल होल्ड्स। अच्छा, राइट? सो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जी। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे एक बहुत यंग, जस्ट अर्ली 30s के जिला परिषद मेंबर हैं, और वो बहुत मार्जिनल फार्मर फैमिली से आते हैं। Okay. सिर्फ 1.5-2 एकड़ ज़मीन है उनके पास। उसके बावजूद वो नौजवान पंजाब का सबसे यंगेस्ट ब्लॉक समिति मेंबर रह चुका है। वो पूरे लुधियाना ज़िले का सबसे यंगेस्ट जिला परिषद मेंबर रह चुका है। वो इंडियन यूथ कांग्रेस में, बिकॉज इंडियन यूथ कांग्रेस में हमने डेमोक्रेटाइज, राहुल गांधी जी ने तकरीबन 2008-9 में सारा जो स्ट्रक्चर था एनएसयूआई का और यूथ कांग्रेस का डेमोक्रेटाइज कर दिया था। तो सारे एक जो सारे पद हैं उनके लिए अब इलेक्शन होते हैं, किसी बड़े नेता के कहने पे या किसी की सिफारिश पे नहीं है। यूथ कांग्रेस में हर पद का चुनाव है। तो उसमें भी वो ये मार्जिनल फार्मर का बेटा है, 2 या 3 बार इलेक्शन जीत के स्टेट लेवल बड़े पदों पे जीत चुका है। तो एक तो बात ये हुई कि जो एस्टैब्लिश नेशनल पार्टीज हैं उनमें तो जो वो पाथवे है, दैट पाथवे एग्जिस्ट। अच्छा। और इसके लिए, और वो यहाँ जिला परिषद मेंबर हैं, काम करते हैं। मेरे को याद है 2022 में जब चुनाव हुआ तो एक विधानसभा सीट में जो पार्टियों की तरफ से, सारी पार्टीज टिपिकली टिकट एलोकेशन में पैनल्स बनाती हैं, सर्वे रिपोर्ट्स होती हैं, तो पैनल में इनका भी नाम गया था, जिनकी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। पर है क्या है ये, इसलिए संभव है क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइज्ड लार्ज नेशनल पार्टी में ऑपरेट कर रहे हैं। मे बी इट वुड बी मोर डिफिकल्ट इफ अगर बंदा ये बोले कि, सो मैं ये बोलूँगा कि ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर नेशनल पार्टीज में तो पाथवे स्टिल एग्जिस्ट। अच्छा। स्टैंड अलोन अगर कोई एंट्री करने की कोशिश करेगा तो मैं समझता हूँ कि जैसे हम कई बार देखते हैं कि बहुत यंग एक्सेप्शनली पढ़े हमारे सरपंच इलेक्ट हो जाते हैं, कई बार बहुत यंग एक्सेप्शनल हमारे एमसीज बन जाते हैं शहरों में। हम देखते ही हैं कि कोई फॉरेन रिटर्न है वो सरपंच बन गए, या
वो बहुत सक्सेसफुल प्रोफेशनल थे, वो अब एमसी बन गए हैं। तो मेरे को लगता है कि वो वहाँ तो एंट्री संभव है इन से इन the institutions of local government, be our panchayats, be our municipal councils and corporations. उसके ऊपर जो एंट्री है वो चैलेंजिंग इसलिए हो जाती है बिकॉज द प्रोपोर्शन ऑफ द इलेक्शन बिकम्स वेरी लार्ज। सो द एमएलए इलेक्शन अल्टीमेटली लैक्स ऑफ वोटर्स। वंस जैसे ही हम लोकसभा की बात कर रहे हैं तो हम 20-25 लाख वोटर की बात कर रहे हैं। तो उस प्रोपोर्शन में एक ऑर्गेनाइजेशन के बिना एक व्यक्ति विशेष के लिए, व्यक्ति विशेष भी करते हैं, देश भर में इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं, इंडिपेंडेंट एमपीज हैं, पर उनकी गिनती बहुत गिनी चुनी है। और वो इसीलिए क्योंकि आपको कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन, आपको कोई ना कोई एक ढांचा तैयार करना पड़ेगा। पार्टियों के जो, यानी हमारी पुरानी और मैदान में जो डटी हुई इतनी पुरानी पार्टियां होती हैं उनके बराबर लड़ने के लिए, तो इसलिए वो गिनती कम हो जाती है। पर मैं ये आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि तकरीबन सारी पार्टियों में एक पाथवे है एंड सारी पार्टियों में एक हमेशा इम्पिटस रहता है। मैंने तो यही चीज़ देखी कि पार्टीज हमेशा कोशिश करती हैं कि युवाओं को ढूंढें, कि युवाओं को मौका दें, पढ़े लिखे अच्छे युवाओं को मौका दें। उसके साथ के साथ अगर पढ़े लिखे और अच्छी छवि वाली युवती होए तो और भी ज़्यादा पार्टीज प्रेफर करती हैं। पर देखिए होता क्या है कि अल्टीमेटली एक हमारे देश में पॉपुलर कल्चर बोल लीजिए, मीडिया बोल लीजिए, मूवीज बोल लीजिए, हमने पॉलिटिक्स को बदनाम ही इतना कर दिया कि जो हमारे देश का बेस्ट टैलेंट था, एक हद तक बहुत सारा टैलेंट उसमें आना बंद हो गया। एंड आई थिंक ये जो आपने कहा, एक तो परसेप्शन, या जो आपने जैसे कहा कि लोगों को लगता है कि इट्स डिफिकल्ट प्रोफेशन, डर्टी प्रोफेशन है, बहुत मुश्किल होता है। सेकंड बात जो आपने अपने पहले एग्जांपल और उदाहरण के साथ क्लैरिफाई की, जितने लोगों से मैंने बात की वो यही कहते थे कि रिसोर्सेज ही नहीं है। अब जैसे जिनका उदाहरण आपने दिया, जो एक मार्जिनल फार्मर है और फिर भी वो उस पॉइंट तक पहुंच पाए, अब रिसोर्सेज तो उनके पास भी ऐसे कोई बहुत कुछ भी नहीं है कुछ। वो तो आप ये सोचिए कि वो व्यक्ति तो सुबह 5 बजे उठ के पहले डेयरी का काम करता है और जाके लुधियाना शहर में डेयरी डिलीवर करके आता है टू पता नहीं कितने 50, 60, 100 घरों में, फिर आके वापस अपना पॉलिटिकल वर्क वो स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज, हाँ रिसोर्सेज लोगों को एडेड एडवांटेज देते हैं। पर मैं आपको एक दूसरा सवाल पूछता हूँ, अगर सिर्फ रिसोर्सेज की लड़ाई होए तो फिर तो हर सरपंच, हर एमसी करोड़पति होना चाहिए, फिर तो आपका हर एमएलए और हर एमपी देश में उद्योगपति होना चाहिए, फिर तो खत्म ही हो जाएगा। फिर तो ये हो जाएगा कि सिर्फ जिस व्यक्ति के पास बहुत बड़ी मात्रा में पैसे हैं या पूंजी है वही बचेगा, बट दैट इज नॉट द केस ना। या दैट इज नॉट द केस। एंड आई थिंक जो आपने कहा सोशल मीडिया में आने लगी है, वो इस साल मैंने काफी ज्यादा नोटिस किया कि इस बारे में बात हो रही है। इवन हमारे जो एमपीज वन टाइम, जो फर्स्ट टाइम एमपीज हैं at 25, which is the youngest that you can become a member of parliament, उसमें जब मैं पढ़ रही थी तो एक मिसेस संजना जाटव है, राजस्थान से, भरतपुर राजस्थान से, उनका ये पहली टाइम था। इंटरेस्टिंगली, एंड आई वाज शेयरिंग इट विद द टीम आल्सो, कि वो पहले एमएलए का इलेक्शन लड़ी दिसंबर में जी, हारी 2023 एंड शी लॉस्ट बाय वेरी फ्यू वोट्स। हाँ, 401 वोट्स के साथ। बट आई थिंक द हाईलाइट इज कि जब तक आप अपना पैर मैदान में रखेंगे नहीं तो तब तक फिर अगेन इट्स जस्ट कॉन्वर्सेशंस ऑन द काउच, राइट? जैसे वो पहले होता था कि जब आप क्रिकेटर्स को देखते थे कहते थे मैं होता तो ये ऐसे करता और शॉट ऐसे खेलता, राइट? सो अनलेस यू फर्स्ट पुट योर फुट, वो पहला आपका कदम है। दूसरी बात ये कि अगर आप हार भी गए, उन्होंने कंटिन्यू किया। और व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट हर स्टोरी वाज कि उसके हारने के बाद उन्होंने एक कदम पीछे लेने की जगह एक कदम आगे लिया और उनको सपोर्ट किया गया और उन्होंने एमपी का इलेक्शन लड़ा और उसको 51,000 वोट से जीता। And she is 25 and she is married, and उनके जो पति हैं वो भी कांस्टेबल हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगेन कि बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ी बैकिंग आ रही है, कोई फैमिली से भी नहीं आ रही, बट मन था, जगह थी और उन्होंने काम करने का उसमें जज्बा था, तो आप आगे बढ़ के लेके गए। सो दैट आई थिंक इज़ वेरी क्लियर दैट देयर इज़ दिस गैप जिसको आप एड्रेस कर सकते हैं, एंड अपने थॉट प्रोसेस के साथ जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप अलाइन करते हैं, आप एट अ लार्जर लेवल आप उनके साथ काम करना शुरू करें एज अ कार्यकर्ता, टू आइडेंटिफाई, टू गेट इन टच, जो नेटवर्क जो हम कहते हैं आपको बिल्ड करना पड़ता है। ये तो हमने कर लिया कि जिन्होंने वो सक्सेसफुली पार कर लिया। अब पॉलिटिक्स ऐसा करियर है कि जिसमें काफी गैप होता है आपके, मतलब जब तक आप इलेक्शंस नहीं लड़ रहे तब तक आप काम ही कर रहे हैं उस चीज पे, बिल्कुल है ना? एंड इट्स अ प्रीटी लाइक यू सेड, इट्स अ सम जीरो गेम, कि मतलब ये भी नहीं पता क्या करे जा रहे हैं काम, उसका आपका आउटपुट क्या होगा।
तो Even chief ministers are not sure whether they can repeat their own Exactly. constituencies in the next election. एब्सोल्युटली राइट। तो वो कैसे कोई ट्राई करे कि अगर जैसे मैं किसी भी इलेक्शंस में हमने ट्राई किया और नहीं हुआ, तो वो जो अगले कुछ साल तक आपको काम करना होता है, दैट एज अ करियर, एज यूर कंटिन्यूइंग, वेयर डू यू फाइंड एंड व्हाट आर दो सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज जो आप कर सकते हैं, एंड वेयर डू यू फाइंड इट इन यू टू सॉर्ट ऑफ कंटिन्यू? बिकॉज द रीजन आई एम सेइंग दिस इज, हम लोग आजकल जैसे बात करते हैं, टू गिव यू एन एग्जांपल, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स का, कि जब आपका लो पॉइंट चल रहा होता है, कोई नहीं देख के हासिल क्या आपका चल रहा है, बट पॉलिटिशियंस के लिए भी कोई आसान नहीं होता। It's quite a तो difficult एग्जैक्टली, field. एंड इट्स प्रीटी आइसोलेटिंग एज वेल, आई मे इमेजिन। तो कैसे उस चीज को, उन साल में कैसा काम करना चाहिए, कैसे उस चीज को अप्रोच करनी चाहिए? 99% लोग जो हैं वो किसी ना किसी लार्जर पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हैं, जी। है ना? जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका कोई ना कोई स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशनल काम लगातार ही चलता रहता है। अगर आप इन पावर हैं, आप हो सकता है रिक्रूटमेंट ड्राइव्स कर रहे हैं टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एक्टिव मेंबर्स यू हैव फॉर योर party at whatever level you are working, right? If you are in the opposition, if your party is in the opposition, then agitational programs आपके लगातार कोई ना कोई चलते रहते हैं। हफ्ता 10 दिन में कोई ना कोई agitational आपका प्रोग्राम आएगा, चाहे वो महंगाई पे आ रहा है, चाहे वो बेरोजगारी पे आ रहा है। देखिए, इंडिविजुअल की जब हम बात करें तो समझने की जरूरत है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है, और वो एक्सपेक्टेशन उस चीज पे डिपेंड करेगी कि आप किस लेवल पे आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्योंकि जो पब्लिक एक्सपेक्टेशन एक एमसी से है, एक सरपंच से है, एमएलए से डिफरेंट एक्सपेक्टेशन है, एमपी से डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस है। सो जो आपकी पब्लिक एंगेजमेंट है एंड आप क्या काम करते हैं से आफ्टर लूजिंग एन इलेक्शन, इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि व्हाट आर यू, आप किस लेवल का वो आपने इलेक्शन लड़ा था। देखिए, जो लोग लोकल बॉडी इलेक्शन लड़ते हैं, एमसी के, सरपंचों के, ज़िला परिषद के, उस लेवल पे उनकी एंगेजमेंट तो हमेशा बहुत हाई रहती है। क्योंकि आप सोचिए ना, आप एक मोहल्ले से इलेक्शन लड़े, अब आप वो घर उठा के तो कहीं नहीं चले जाओगे, आपका घर तो उसी मोहल्ले में रहेगा ना। सो आप अगर किसी गांव के सरपंच का इलेक्शन लड़े, नहीं बन पाए, या एक बार बन गए, अगली बार हार गए, आपका घर तो वही है। तो यू आर स्टिल मीटिंग द सेम पीपल, यू आर स्टिल गोइंग टू द सेम सोशल इवेंट्स। most people in the political space, and because you know social services is one of the basic purposes, right, of politics, right? So वो तो चलता ही रहता है आपका लगातार। एंड जो लोग उसको बहुत, जितनी ज़्यादा लोग एंगेजमेंट रखते हैं, आई थिंक उतने ही आप जितने भी सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस को देखेंगे, मेरे को जो समझ लगी है, सबसे सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस ही वो हैं जिनकी पब्लिक एंगेजमेंट बहुत हाई है। अच्छा। तो चाहे वो जीते या हारें, उनके क्षेत्र में जो पब्लिक एंगेजमेंट है वो काफ़ी कंटिन्यूस और लगातार चलती ही रहती है। उसको यानी बहुत रेयर होएगा कि अनलेस वो किसी पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाएं या कहीं किसी और पर्सनल काम में व्यस्त हो जाएं, वो जो एंगेजमेंट हो तकरीबन निरंतर रखते हैं। और दूसरा क्या है कि आपकी स्टेट की पॉलिटिक्स भी डिटरमिन करती है। देखिए, कुछ हमारे कंट्री में कुछ स्टेट्स की जो, और टिपिकली जहाँ रीजनल पार्टीज के साथ नेशनल पार्टीज का मुकाबला है, वहाँ ज़्यादा, यानी आप बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कंपेटिटिव पॉलिटिक्स हो गई है। वैसे तो पॉलिटिक्स इज इक्वली कंपेटिटिव एवरीवेयर। मैं तो अपने उससे बता रहा हूँ कि पंजाब में बहुत लंबे समय तक अकाली दल रहा, रीजनल पार्टी है। रीजनल पार्टी होने के कारण उनका ऑर्गेनाइजेशनल बेस, उनका सारा काम करने का तरीका बड़ा हाइपर लोकल होता था। तो आप अगर कांग्रेस को जाके पंजाब में देखेंगे, बहुत हाइपर लोकल है। और इसका मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूंगा। आप केरला में जाएंगे, हमारी लड़ाई लेफ्ट पार्टीज हमारे वहाँ मुख्य विरोधी रहे हैं हमेशा शुरू से, तो आप वहाँ देखेंगे कि हम भी बहुत कार्डर बेस्ड हैं। अच्छा। क्योंकि आप बेसिकली आप वहाँ सबको देख लीजिए, जहाँ भी आपकी जिस तरीके की लड़ाई होती है और आपका मेन विरोधी है, आप और विरोधी फिर उस तरीके से अपने आप को ढाल लेते हैं जी। तो पर ये पब्लिक एंगेजमेंट काफ़ी लगातार है, लोग सोशल सर्विस करते रहते हैं। और देखिए, होता क्या है ना, मैं तो ये देखा है कि जो लोग आपको वोट डालते हैं, जो आपके किसी के भी सपोर्टर्स होते हैं या वोटर्स होते हैं, वो उस बंदे को इमीडिएटली मैदान से बाहर ही नहीं जाने देते। अच्छा। क्योंकि उनको ये होता है कि भाई हमने वोट कास्ट करी है, चाहे ये बंदा जीत गया हार गया होए। एंड देखिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। वो तो है। अब आप सोचिए ना कि कोई जो व्यक्ति पार्लियामेंट्री इलेक्शंस लड़ रहा है या एमएलए का चुनाव लड़ा, उसको 50,000 वोट पड़ी, 60,000 पड़ी, 70,000 वोट पड़ी, हो सकता है वो 2-4-5,000 पे हार गया हो, पर अपन अपने मुंह से बोलते हैं
तो 60 50 60 70 हज़ार कोई छोटी गिनती तो है नहीं। नहीं। सो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। जो सबसे सक्सेसफुल लोग हैं उनकी वो कंटिन्यूस एंगेजमेंट है। एंड आई थिंक जो लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स करते हैं या छोटी उम्र से पॉलिटिक्स करते हैं, धीरे धीरे आपको ये भी समझ आ जाती है कि यू नो विनिंग एंड लूजिंग इज पार्ट ऑफ द गेम। राइट, इट्स जस्ट अ वेरी पब्लिक शो ऑफ योर, क्योंकि ये आपका दैट्स द वे ऑफ द नेचर ऑफ द गेम, कि इतना ऑब्वियस है कि जीत कौन रहा है हार कौन रहा है। वैसे भी आप कोई भी आप करियर ऑप्शन लेते हैं, आप कहीं पे भी सक्सेसफुल या नहीं, या आपको फेलियर तो मिलता ही रहता है। किसी के में भी कंसिस्टेंट सक्सेस तो है नहीं। वो सिर्फ ये चीज़ है कि शायद वो थोड़ी प्राइवेट है, वो सिर्फ आपकी बिल्कुल, ऑर्गेनाइजेशन में पता है, बिजनेस में शायद सिर्फ आप ही को पता है। यहाँ पे इट्स अ पब्लिक ऑब्वियसली डेफिनेटली, इंफॉर्मेशन, हाँ। because you're representing the people. So अब हमने देखना शुरू किया कि जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि पहले तो एक आपके जो ओल्डर लीडर्स हैं वो तो हैं ही, अब एक बहुत ही डिफ्रेंशिएटेड यंग जो लोग आ रहे हैं, वो काफ़ी वॉक्स ऑफ लाइफ से आ रहे हैं। लाइक यू सेड, आपकी तरह जैसे प्रोफेशनल लोग जो बाहर भी पढ़ के आ चुके हैं, काम भी कर चुके हैं, और उसके बाद जिन्होंने एंट्री ली, कुछ लोग जैसे अंजना जाटव जी का एग्जांपल दिया, वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट बैकग्राउंड है। एंड देन इवन मैं पढ़ रही थी एमपी में भी इस साल, क्योंकि आपने एमपी की बात की, बहुत सारे यंग एमएलएज आए हैं अंडर द एज ऑफ 40, उनमें से काफ़ी सारी विमेन भी आई हैं। यू नो, यू सीइंग अ लॉट ऑफ मैरिड विमेन आल्सो कमिंग इनटू दिस, व्हिच आई थिंक पहले एटलीस्ट अगर आती भी थी तो ऐसे सुनने में नहीं आता जी था, जी जी। अब एटलीस्ट सुनने में आ रहा है। तो दिस डिफरेंशिएटेड और डाइवर्स सेट ऑफ पीपल के जो आप जैसे भी हैं, आप पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। पहले एक होता था अगर आपका पर्सनालिटी उस टाइप की नहीं, आपकी कहानी वो नहीं है, तो शायद आप नहीं आ सकते। आई थिंक ये जो चेंज आया है, डू यू सी दैट आल्सो एज अ रिप्रेजेंटेशन अक्रॉस बोथ इन पंजाब एंड देन आल्सो इन द जी, लोकसभा? देखिए, मैंने आपसे बात ही करी है, बहुत बड़े स्तर पे इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक चेंजेस पिछले 30 साल में हुए हैं या 35 साल में हुए हैं। अल्टीमेटली जब इस स्केल पे इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक चेंजेस होंगे तो आपका पॉलिटिक्स भी बदलेगा ना। इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम कि वो होए। अगर हम 1990 का इलेक्शन उठा लें, से जनरल इलेक्शन, सॉरी अर्ली 90s वाला, राजीव गांधी जी की डेथ के बाद जो जनरल इलेक्शन हुआ, जैसे उसको आप ले लें, आप अगर नंबर ऑफ प्योर अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसीज देखेंगे तो उसकी गिनती आज आप ले लीजिए, दैट नंबर हैज बलून सो मच, राइट, बिकॉज देश में उस लेवल की अर्बनाइजेशन हो गई है ना। आप उस टाइम के इश्यूज ऑफ द इलेक्शन अगर आप आज ले लेंगे, दे आर डिफरेंट बिकॉज यू नो इतने लार्ज स्केल पे आर्थिक और डेमोग्राफिक चेंजेस देश में हुई हैं। अल्टीमेटली पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स इज समथिंग दैट विल कम आउट ऑफ द लार्जेस्ट सोसाइटी ऑफ योर कंट्री। आपके देश के जो समाज है उसी से पॉलिटिक्स डिराइव होएगी। समाज में बड़े पदर पे अगर बदलाव होएगा तो नेचुरल है कि आपकी पॉलिटिक्स में भी होगा, और आई थिंक हमारे कंट्री में हुआ भी है। पॉपुलर मीडिया में और एक परसेप्शन, सो आई फील, देखो हुआ क्या है कि हर पॉलिटिशियन वाइट कुर्ता पजामा और टोपी लगा के नहीं घूम रहा, राइट, ठीक है ना। हर पॉलिटिशियन देश में डिसऑनेस्ट नहीं है, करप्ट नहीं है, ठीक है ना। हर पॉलिटिशियन बिल्कुल अनकूथ नहीं है कि गुटखा चबा के उधर ही थूके जा रहे हैं वो, है ना। अगर आप अपने देश में पॉलिटिक्स को इतना बदनाम कर देंगे कि लोगों का ट्रस्ट ही उठ जाए from an entire class of people who have such an important job of doing policy making, law making, and जैसे मैंने शुरू में बोला था, आपके देश में देश को एक तरीके की जो दिशा देनी है, आपके कानून देते हैं ना, आपकी सरकारें देती हैं, आप उनको ही उस पदर पे अगर बदनाम कर देंगे कि जी ये तो सारे ही उस तरीके के हैं, कि ये तो नाकाम लोग हैं, ये तो करप्ट हैं, इनमें तो कोई मंशा ही नहीं है देश सेवा की या कुछ अच्छा करने की, तो आई थिंक उससे एक बहुत बड़ी डिसर्विस होती है। अल्टीमेटली आप जाके देखेंगे तो वेरी लार्ज नंबर ऑफ हमारे, बहुत बड़ी गिनती में हमारे एमएलए एमपी बहुत अच्छी तरह से पढ़े लिखे होते हैं। कितने सारे लोग हैं जिनकी आप प्रोफेशनल अचीवमेंट्स देखेंगे, आप डॉक्टर्स ले लीजिए, इतनी बड़ी गिनती में मेडिकल डॉक्टर होते हैं। एमबीबीएस करनी तो आसान नहीं है ना जी, बिल्कुल। यू हैव सो मेनी पीपल, हमारे पंजाब में ही हैं, देयर आर सो मेनी इन दिस करंट विधानसभा आल्सो एंड द लास्ट वन आल्सो, एंड इट्स ऑलवेज द केस, यू हैव सो मेनी पीपल हु आर जस्ट मेडिकल डॉक्टर्स, यू हैव सो मेनी पीपल हु वर इधर लोग जो हमारी नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडीज करके वहाँ प्रोफेसर्स हैं, पढ़ा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं ना। तो वो एक तो वो वाली बात है कि पॉपुलर परसेप्शन वाली बात है।
अब क्या है कि मीडिया का ध्यान है, तो वो परसेप्शन, तो देखिए आपने वो परसेप्शन बनानी था, तो आपका मीडिया भी उसी परसेप्शन को लेके निकला हुआ है। अब जब उनको कोई बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति दिख जाता है, वो बोलते हैं, अरे भाई साहब ये बंदा कैसे राजनीति में आ गया जी। अरे ये भाई साहब ये कैसे आ गए, ये तो डॉक्टर थे फलाने, ये तो अमेरिका में नौकरी करते थे, हाँ। अरे इनका तो बड़ा अच्छा धंधा था, अरे ये तो आईएएस अफसर थे, आईएएस अफसर छट के आईपीएस अफसर थे, ये छोड़ के एमपी बन गए, ये एमएलए बन गए। नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स ही कितने थे कंट्री में 1990 में, अब उसकी गिनती आज ले लीजिए। नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने थे कंट्री में, नंबर ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कितने थे कंट्री में 1990 में, और अब कितने हैं। सो देखिए वो एक फैक्टर है, हम उसको कभी उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं कर पाते ना। आप 80-90 करोड़ की आबादी से 150 करोड़ जाएंगे, हर चीज की गिनती, चाहे वो कॉलेज है, स्कूल है, फलाना है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, उन सब की चीजें जो गिनती है वो 4-4, 5-5, 10-10 गुना बढ़ जाएगी। तो संभाविक है ना कि जो लोग भी आएंगे उस सिस्टम से कि वो ज्यादा आएंगे। और वैसे भी आई थिंक हुआ क्या है, a lot of people now feel that and a lot of people understand that कि कोई इसमें हर्ज नहीं है कि आप कोशिश करिए, कोई हर्ज नहीं है कि इसमें कोई पाप नहीं है, कि कोई ये नहीं है कि आप समाज की सेवा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल नाउ वांट टू ट्राई देयर हैंड एट पॉलिटिक्स। या एंड आई थिंक दैट्स सो ग्रेट। तो अगर टेल मी द 3 थिंग्स, या ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो पहले जैसे हम कहते थे कि एक पर्सनालिटी टाइप ही था, या एक ही सॉर्ट ऑफ परसेप्शन था कि अगर आप ऐसे नहीं हैं तो आप नहीं हो सकते। ओवर अ सर्टेन एज, यूजुअली अ मेल, है ना, 55-50 के ऊपर की उम्र, जिनका थोड़ा ग्रेविटास और थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा हो, उन्होंने काम किया हो, और उसके साथ उस पर्सनालिटी टाइप को ही हम पॉलिटिशियंस होते हैं, वो तो चीज़ बदल गई है। व्हाट वुड यू से जो 3 चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि पॉलिटिक्स में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं फॉर अ यंगर पर्सन, लेट्स से अंडर 40, एनीवन हु वांट्स टू गेट इनटू इट, एज अ पर्सनालिटी आपके में होनी चाहिए, और समथिंग दैट कि आप अपने दिमाग में लेके चलें, बिकॉज इट शुड नॉट बी अ रूट शॉक टू यू वंस यू एंटर इट। ओके, तो देखिए एक तो आई थिंक सो द फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। इट्स नॉट लाइक सम फील्ड की जी आप आओगे, ठीक है, सेलिब्रिटीज़ को थोड़ा एडवांटेज है कि सेलिब्रिटीज़ जब अपना पहला इलेक्शन लड़ते हैं तो उनका, बिकॉज सेलिब्रिटी होते हैं, उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस है, उस फेस की पहचान है, एक पीछे पर्सनालिटी होती है, उनकी एंट्री थोड़ी कंपैरेटिवली दूसरे लोगों से आसान हो जाती है। पर अगर आप भी देखेंगे उनके रिपीट इलेक्शंस भी इक्वली कंपेटिटिव या इवन मोर कंपेटिटिव देन से नॉर्मल पॉलिटिशियंस होते हैं। तो एक तो मेहनत, क्यों मेहनत इसलिए लगती है, बिकॉज यू आर देयर, बिकॉज यू आर ट्राइंग, आपका एक पर्पस है। आप सारे इलेक्टेड पोजीशंस को देखिए ना, आप इंटरफेस हो, बेसिकली अ select amount of people from a geography are voting and giving you responsibility for that geography, so you are the elected representative of that constituency, चाहे आप एक गांव के हो, चाहे एक वार्ड के हो, चाहे एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के हो, चाहे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के हो। तो एक तो हार्ड वर्क, बिकॉज यू नो अल्टीमेटली आप पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यू आर द इंटरफेस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, you are chosen by the people, so you have to fulfill that responsibility. The second thing is I feel so कि you need to understand that जो कोई एंटर करना चाहता है, या जैसे भी आप बात कर रहे थे, एक आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी की है। बिकॉज अल्टीमेटली देखिए जो राजनीति होती है ना, राजनीति में जो मूल है, मूल अंतर पार्टियों के बीच में और सारी चीजों में, और केवल भारत में नहीं सारी दुनिया में, विचारधारा पे होता है। तो कई बार क्या हो जाता है ना कि अगर आपके मन में वो क्लैरिटी नहीं है, देखिए क्योंकि ऑप्शंस तो आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, आपको वो ऑप्शंस में से चूज करना पड़ता है। अब आप ये सोचें कि जी मैं एक अमेलगमेशन, मेरी विचारधारा एक अमेलगमेशन है ऑफ एवरीथिंग हियर, लेफ्ट राइट सेंटर, वो नहीं हो पाता है। तो एक तो विचारधारा, क्योंकि अगर आप उस पर क्लियर नहीं होंगे देन यू विल स्ट्रगल टू बेसिकली कीप योर फुटिंग इन पॉलिटिक्स। आपको तकलीफ तब आएगी जब आप ग्रो करेंगे। देखिए पब्लिक के सामने भी तो आपको एक विचारधारा पेश करनी पड़ेगी ना। इस देश की जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसमें आइडियोलॉजी प्लेज अ वेरी बिग रोल। विचारधारा का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है, और एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है। मैं तो बोलता हूँ, अगर आप देखेंगे, आप पिछले 2, 3, 4, 5 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को, जनरल इलेक्शन को उठा लीजिए, विचारधारा की लड़ाई चल रही है। तो एक तो आप अपनी विचारधारा पे खड़े रहिए, पहले समझ लीजिए कि आप किस विचारधारा के साथ खड़ना चाहते हैं। मेरे को कई बार ये लगता है कि बहुत सारे लोगों के मन में वही स्पष्ट नहीं होता कि हम किस विचारधारा के साथ हैं।
और आखिरी ये चीज़ है कि आपको टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट यू हैव टू बी सिंसियर। अगर आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करना चाहते हैं ना, आपको सिंसेरिटी तो रखनी पड़ेगी। और मैं आपको बताता हूँ सिंसेरिटी क्यों है। पब्लिक की जो आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं, जो डेवलपमेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हमेशा बहुत सारी होंगी। हो सकता है आप एक टेन्योर में सारी ना पूरी कर पाए, आपको 2-3 टेन्योर लग जाए, है ना। तो अगर आप सिंसेरिटी से कोशिश करेंगे तो पब्लिक भी आप पे ट्रस्ट करेगी और आपको रिवॉर्ड करेगी। जब आप उस तरीके से करने लग जाए ना, देखिए पब्लिक also understands कि there are fiscal restraints, there are overall restraints within the system, right? You cannot हम rural hinterland को in 1 5 year tenure we cannot turn it into, if you're talking about infrastructure density, हम कोई उसको बॉम्बे या दिल्ली एक tenure में तो नहीं बना सकते ना। आपको 10-15 साल हो सकता है, 20 साल लगे उस काम को करने में। पर अगर कोई सिंसियरली ट्राई करेगा तो पब्लिक रिवॉर्ड करेगी। आप ये देखिए ना, जितने भी दिग्गज पॉलिटिशियन हैं, आप उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में लेवल ऑफ डेवलपमेंट देखिए। जो लोग पिछले 20, 25, 30, 40 साल से इलेक्शन जीत रहे हैं, टिपिकली वेरी हाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेंसिटी, ऑलमोस्ट एवरी कंसीवेबल पब्लिक गुड sort of ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर वो लेके आए हैं क्योंकि उन्होंने वो जी। तो पर पब्लिक ने वो सिंसेरिटी रिवॉर्ड करी है ना, उन्हें एक दिन में नहीं किया है। हाँ। जो समझने की जरूरत है कि वो एक दिन में नहीं हो गया कि जी आइडियल बन गई है। बहुत लंबा समय लगा है। हाँ, ये है कि रूरल एरियाज में जो हमारी कंट्री की पॉलिटिक्स है, ऑब्वियसली जो लोग रूरल एरियाज में पॉलिटिक्स करते हैं उन पे डेवलपमेंटल प्रेशर्स आर फार हायर देन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज द प्रेशर्स आर डिफरेंट, राइट? नाउ देयर माइट बी एन अर्बन एरिया वेयर पीपल माइट एक्सपेक्ट कि भाई आप हमारे लिए मेट्रो लेके आइए जी, या हमारी बसेस की खस्ता हालत है तो गेट उनको ठीक कराइए। आप रूरल एरिया में जाएंगे तो हो सकता है गांव वालों की मांग ही हो कि बस सेवा शुरू करा दीजिए। और कई जगह तो रोड्स ही नहीं है, तो रोड्स की कनेक्टिविटी बिल्कुल एग्जैक्टली राइट। सो पर्सन माइट बी कि जी हमारे लिए तो ज्यादा ये जरूरी है कि वी नीड टू हैव लाइक डिसेंट ऑल वेदर रोड्स टू कनेक्ट अस। हमने नेशनल पार्टीज का जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमने उसके बारे में बात की। उनका ऑर्गेनाइजेशनल माइट भी है और एक स्ट्रक्चर भी है जो कई सालों से फॉर्मलाइज्ड है। रीजनल पार्टीज की भी हम बात कर रहे थे कामिल पहले के, आजकल एक वो भी काफी वायबल एक तरीके से है ना। हमने देखा है कि काफी सक्सेस भी रही है। इससे पिछले कुछ इलेक्शंस में हमने देखा है कि द लोकल पार्टीज, रीजनल पार्टीज हैव बीन सक्सेसफुल। जो पहले कहा जाता था कि सिर्फ 1-2 स्टेट तक लिमिटेड है, अब वो सक्सेस काफी जगह रेप्लिकेट हो गई। तो उन पार्टीज में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या कोई एक अलग प्रोसेस होता है टू अलाइन योरसेल्फ, या दैट इज रीजन स्पेसिफिक, वन हैज टू फिगर आउट? जो रीजनल पार्टीज की स्पेस है कंट्री में, आई फील कि इट्स नॉट ग्रोन एक्सपोनेंशियली। उस तरीके से कोई ग्रोथ नहीं है, बिकॉज अगर आप वो एरियाज देखेंगे कि जहाँ रीजनल पार्टीज की एक स्ट्रेंथ है, सो वो तकरीबन काफ़ी निरंतर रही है। सो तकरीबन जितनी भी राजनीतिक दल हैं जो सफल रहे हैं, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि तकरीबन उन सब में कहीं ना कहीं एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। मैं ये मानता हूँ कि एक जो भी सफल राजनीतिक दल हैं उनमें सब में फॉर्मलाइज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। कि आप ये एक अकेली बात नहीं है कि एक सिर्फ पार्टी का फॉर्मल नेशनल स्ट्रक्चर है या स्टेट स्ट्रक्चर है। आपका आपके ज़िले लेवल पे भी स्ट्रक्चर होगा, ब्लॉक लेवल पे भी स्ट्रक्चर होगा। और आप अगर इनमें सब में जाके देखेंगे, जिन सूबों में ये भारी हैं, जहाँ इनको बहुत लंबा समय हो गया है कि ये पार्टीज बहुत सफल रही हैं, तो इनके भी जो वो पाथवेज हैं वो हमारी नेशनल पार्टीज़ की तरह ही फॉर्मलाइज पाथवेज हैं। कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स हैं जी, आप लोकल इलेक्शंस हैं कि एमसीज हैं, ज़िला परिषद, ब्लॉक समिति, सरपंचेस, एंड उससे एक पाथवे बना हुआ है कि पीपल मूव इनटू द पार्टी स्ट्रक्चर, देन दे मूव इनटू सम सॉर्ट ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। अब है क्या कि बहुत सारी हर पार्टियों में ये फर्क पड़ सकता है कि आप कितना समय कहाँ लगा रहे हैं। कुछ पार्टियों में हो सकता है ये होए कि जी आप जब तक 10 साल या 15 साल लोकल इलेक्शन नहीं जीत लेते थे तब तक आप एमएलए की टिकट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ जगह ये भी है कि अगर कोई किसी क्षेत्र में कोई स्टूडेंट यूनियन लीडर बहुत बड़ा उभर आए तो लोग पार्टियां बोल देती हैं कि कोई बात नहीं, हो सकता उम्र 27-28 साल है पर आप टिकट दे दीजिए बिकॉज वाइबल कैंडिडेट। देखिए कन्हैया जी के साथ ये देखा था। हाँ, और देखिए अल्टीमेटली क्या है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पार्टीज के लिए
कैंडिडेट की वाइबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है ना। अब मेरा कैंडिडेट, कोई भी लूजिंग कैंडिडेट तो देना नहीं चाहता। जो आपके पास किसी भी इलेक्शन पे गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में आपका सबसे वायबल, विनिंग और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होता है, उसको ही पार्टी मैदान में उतारती है। पर ये डेमोक्रेसी है, तो वोटें डलनी है और इलेक्शंस बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। बट एवरी पार्टी, यही हर पार्टी की कोशिश होती है कि जो हमारा उम्मीदवार है उस समय के लिए, उस क्षेत्र के लिए, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए सबसे ज्यादा वायबल होए, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होए और उस पार्टी के सिंबल पे सबसे ज्यादा जिस चेहरे को, जिस नाम को वोट डाल सके, उसको पार्टी जी करती है। सो इट इज द सिमिलर स्ट्रक्चर, चाहे वो रीजनल हो या वो जी 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 वो आपको उसमें अलाइन करके काम करना कहीं पे भी किसी भी लेवल पे होना जरूरी है, वहां से जी। ये हो सकता है कि देखिए रीजनल पार्टीज को ये एडवांटेज हो सकता है कि उनको ये हो जाता है कि कोई ज्यादातर एक स्टेट में है। यू नो देयर आर वेरी फ्यू non-national parties that are multi-state, right? So most, when we talk about regional parties, we say कि it's a party that has won elections in one state or its base is there. तो थोड़ा सा उनको ये फायदा हो जाता है कि क्योंकि एक स्टेट में है, तो कहीं ना कहीं उस चीज का आपको ये फायदा हो जाता है कि अकेले उस स्टेट के अफेयर्स आप मैनेज कर रहे हैं। देखिए नेशनल पार्टीज के लिए एक हमेशा बड़ा चैलेंज रहेगा कि आपने सारे देश में, मैं आपको इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जो पार्टी सिर्फ एक स्टेट तक सीमित है, उस पे चैलेंज क्या है, उसने हर 5 साल में उस स्टेट में जितनी भी लोकसभा सीटें हैं, चाहे वो 10 हैं, 15 हैं, 20, कोई भी गिनती हो सकती है, और जितनी असेंबली की सीट्स हैं वो लड़नी है। नेशनल पार्टीज, 2 बड़ी नेशनल पार्टीज निरंतर इलेक्शन लड़नी है सारे 5 साल। जैसे आपने कहा, बिल्कुल निरंतर, एंड दैट्स प्रीटी बहुत इंटेंस प्रोसेस है। अगर आप उसके बारे में सोचें कि कंटिन्यूसली हर 2-3 महीने बाद आप कहीं ना कहीं किसी स्टेट का इलेक्शन हो रहा है। और जब हम बात कर रहे हैं नेशनल इलेक्शन की, जनरल इलेक्शन हम 400, 450 या 500 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में कैंडिडेट्स उतारने की बात कर रहे हैं, तो इट बिकम्स अ वेरी एग्जॉस्टिव प्रोसेस। एग्जॉस्टिव एंड तैयारी उसकी अलग ही किस्म की जी 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 एंड दैट्स व्हाई अगर आप देखेंगे कि अल्टीमेटली वो कितने हैं, सो अल्टीमेटली आउटसाइड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड बीजेपी, which is the other true national party which can actually win, say, 150, 200, 250 MPs. That is quite restricted. That is quite limited. आपने mention किया था MC elections, सरपंच elections, MLA और MP. जी 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 एक सेंटेंस में आप अगर डिस्क्राइब कर सकें कि जो MC होता है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस टाइप की, अगर आपको उस करियर पाथ पे जाना है उसमें क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी, सिमिलरली फॉर सरपंच, MLA एंड MP, वन लाइन। देखिए सरपंच तो मैं ये बोलूँगा कि गांव का जो मुखी है, उस परिवार का जो मुखी है, सारी जिम्मेवारियां उन पे है। और MC भी मुखी हैं उस वार्ड के, क्योंकि सारा कुछ, अगर आप नेचर ऑफ पॉलिटिक्स देखेंगी, जो इस तरीके से राजनीति आज देश में होती है, जो MC और सरपंच हैं वो सारा कुछ ही कर रहे हैं। अगर उन पे इतनी ज़्यादा उन पे प्रेशर है कि भाई यहाँ कूड़ा पड़ा है, कूड़ा हटवाइए, ये स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही है, स्ट्रीट लाइट ठीक चलवाइए, इस घर के अंदर लड़ाई हो गई मियाँ और बीवी की, वो भी उनके घर ही आ रहे हैं कि हम दोनों की आज लड़ाई हो गई तो हमारा समझौता है, या उनके परिवार उनको संपर्क कर रहे हैं कि भाई हमारे बेटे और उसकी घरवाली की लड़ाई हो गई तो उनको बैठा के आप समझौता करा दीजिए। देखिए जो MLAs हैं, अल्टीमेटली MLAs आर इन द मिडल, बिकॉज और उनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो इंटरफेस है बिटवीन द कॉमन पीपल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। और एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है, बिकॉज अल्टीमेटली अ लॉट ऑफ द सोशल सेक्टर centric sort of developmental agenda in our country, because we have the union, state and concurrent lists. A lot of the social sector sort of developmental agenda falls to the states. So that is a lot of responsibility for MLAs. And ultimately जो हमारे MPs हैं, they are the larger interface between the public at the national level. So I feel कि ultimately it is your voice at the union level, right? So चाहे आपको मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है, रेलवे लाइन की ज़रूरत है, आपको नेशनल हाईवेज की ज़रूरत है, आपके एरिया में आपको ये लगता है कि कोई नेशनलाइज PSUs का प्लांट लगना चाहिए, या नेशनल पॉलिसी। अब जैसे पिछले समय पहले लुधियाना में बुड्ढा दरिया का पोल्यूशन का बहुत बड़ा इशू हुआ, तो हमारे लुधियाना के फतेहगढ़ साहब के जो सांसद हैं, जिनके एरिया में ये इशू हुआ, दोनों ने बहुत प्रोएक्टिवली वो इशू उठाया विद द यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर को मिले, सारा कुछ करे। और इसी प्रकार से MLA
की जिम्मेवारी जो उनका क्षेत्र है वो उसके लिए जो सूबे के जो राज्य के मंत्री हैं, अफसर हैं, उनसे उनकी सारी उस तरीके से उनकी वार्तालाप लगातार चलती रहती है और जिम्मेवारी भी रहती है कि आप जो भी उस मुद्दे को आप हल करवाएं उनके यहाँ जाके। और उसी प्रकार से जो हमारे सरपंच और एमसी हैं वो अपने लेवल पे, चाहे वो बीडीओ हो गए, गांव देखते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर जिनको बोलते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ में, कॉरपोरेशंस में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, म्यूनिसिपल कमिश्नर्स होते हैं, उनके साथ इंटरफेस करके लोगों के जो मसले हैं उनको हल करवाते रहते हैं। तो आपने तो इस बात पे अब आप चल दिए और आपका काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। एक ऑनेस्टली चीज़ बताइएगा, आप ये एज अ करियर ऑप्शन किसी और को रेकमेंड करेंगे? एंड इज देयर एनी सॉर्ट ऑफ थिंग दैट यू विश यू हैड डन डिफरेंटली, या जो आपको लगता है अब तक आपने अपनी जर्नी में कुछ अलग किया होगा? देखिए, ऐसे है कि मैं सारों को एक ही चीज़ बोलता हूँ कि इट इज़ अ डिफ़िकल्ट फील्ड। डिफ़िकल्ट क्योंकि हमने जहाँ से हमारी बातचीत शुरू करी थी कि देश के सबसे बड़े दिग्गज नेताओं की भी विक्ट्री गारंटीड नहीं होती। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से हर एक व्यक्ति को जीत के निकल के आना पड़ता है, तो अनसर्टनिटी है। अगर तो आपके पास वो कैपेसिटी है टू डील विद दिस अनसर्टनिटी। देखिए होता क्या है, अनसर्टनिटी अकेली वी शुड नॉट टर्म इट कि जी आप किसी कंपनी में काम कर रहे थे तो आपने वो छोड़ दी तो आपको फाइनेंशियल लॉस हो गया या अनसर्टनिटी हो गई। इट इज़ अनसर्टनिटी ऑल्सो एट एन इमोशनल लेवल। कैन यू डील विद इट? कैन यू गो आउट and say spend 5 years pursuing a dream and then that may not happen? Do you have the mental fortitude to come back after 5 years, right? Family plays a very big role. I would say that, you know, one should be very clear because you have to give a lot of time. It is a 24/7 profession, right? I'm here with you today, but I have to head back to my constituency to attend programs and meet people tomorrow, right? So it's not something ki where you say ki, oh, I'm taking a furlough for a few weeks, I'm gone or something of that sort. And ultimately, it is very satisfying. मैं आपको अपना छोटा उदाहरण देता हूँ कि मेरे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे लुधियाना ज़िला इज़ पंजाब का सबसे विकसित ज़िला माना जाता है, पर सबसे लोएस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेंसिटी मेरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में थी। पंजाब में आम है कि हर विधानसभा क्षेत्र में कॉलेज है, अच्छे अस्पताल हैं, ITI हैं, बहुत कुछ है। मेरे एरिया में कुछ भी नहीं था। पर मैं आपको गिना सकता हूँ कि 5 साल में जब हमारी कांग्रेस की सरकार रही, वहाँ मेरी जिम्मेवारी लगाई गई थी पार्टी द्वारा, तो बहुत बड़े लेवल पे काम हुए। एक सरकारी डिग्री कॉलेज, मात्र 5 सालों के आपको काम गिना रहा हूँ मैं, एक सरकारी डिग्री कॉलेज जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के साथ एफिलिएटेड है, एक सरकारी ITI, एक डेडिकेटेड मदर चाइल्ड हॉस्पिटल, इंडस्ट्री, so big names like Trident and Pidilite and firms of that sort. The newest international airport being built in Punjab is being built in my constituency. 100%, you know, हमारा जितना भी हमारे उस पूरे क्षेत्र में नहरी व्यवस्था थी, पंजाब में टिपिकली 1980 के दशक में ब्रिक लाइनिंग करी थी सारी। फर्स्ट एरिया था मेरा, बहुत बड़े दिग्गजों के एरिया के बाहर, जहां 100% कंक्रीट लाइनिंग हो गई है of the entire canal infrastructure, right? Of the and down to the level of the village and the field. So it's a massive project. And so many other things, you know, हमारे यहाँ एक centralized office था. We used to किसी भी लाभ पात्री को किसी भी सरकारी स्कीम के लिए शहर या कस्बा नहीं आना पड़ता था। हमने 5 साल एक सिस्टम चला के रखा कि जिसके तहत हमारे दफ्तर से वॉलंटियर जाके गांव में पंचायत घर में या धर्मशाला में बैठते थे और सारा कुछ करते थे। तो 12-13 हज़ार परिवारों के नए राशन कार्ड बनाए गए, 11-12 हज़ार परिवार को बुढ़ापा पेंशन लगवाई गई। इसके बावजूद मैं इलेक्शन हार गया, पर तसल्ली किस बात की है? तसल्ली इस बात की है कि वो सेवा करके आज एक लोक सेवा का स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश हो गया है। मेरे बाद जो आए हैं आज उन पे वही प्रेशर है कि आप उस तरीके से काम करिए, और मैं समझता हूँ ये मेरी जीत या हार तक नहीं सीमित है, बात जनता की जीत है। अगर ये शिफ्ट हो जाए ना कि विकास की राजनीति होनी चाहिए, लोक भलाई की राजनीति होनी चाहिए, तो हम सब जीत जाएंगे। कामिल, हम एक गेम खेलते हैं, गिल्ली डंडा, जिसमें हम जल्दी जल्दी आपसे सवाल पूछेंगे और आपको एक शब्द में अपनी चॉइस बतानी है, वन और द अदर। आउटसाइड ऑफ पंजाब आपकी फेवरेट जगह कौन सी है रहने के लिए? आई वुड से
a lot of people will find this surprising, but because दिल्ली में इतना लंबा समय काटा है स्कूल जी। में और कॉलेज में, मेरे को दिल्ली आना बहुत अच्छा लगता है. हाँ तो आउटसाइड पंजाब आई थिंक सो वन प्लेस व्हिच आई लव विजिटिंग इज दिल्ली. हाँ, and that kind of aligns, हाँ, तो आपके next steps towards दिल्ली चलो. so kind of. Favorite thing to eat? अब पंजाब के तो I think लुधियाना के छोले भटूरे बहुत फेमस है. My favorite thing to eat would be मक्के की रोटी एंड साग because seasonal है. अच्छा. तो इट्स नॉट समथिंग जो सारे साल अच्छी तरह से एंजॉय कर सकता है हाँ. व्यक्ति, ओनली इन विंटर्स. हाँ. तो आई थिंक इट मेक्स इट मोर स्पेशल. हाँ. एंड माय वाइफ एंड माय मॉम वो बड़ा इंश्योर करते हैं कि जब सर्दियों में है तो इवन कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं हूँ तो वहाँ भी खाने को मिलता रहे मेरे को टाइम से. अरे वाह. एंड वो वाइट मक्खन के साथ खाया जाता है. हाँ, वाइट मक्खन सब्जी किसी भी चीज़ के साथ. अरे अच्छा, ठीक है. ऑफ द पॉलिटिशियंस इन रीसेंट टाइम्स, ऐसे एक कोई पॉलिटिशियन जो आपको लगता है कि यू लुक अप टू देम, थिंकिंग कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया? देखिए, मैं तो राहुल गांधी कहूँगा. अच्छा. और उसका कारण ये है क्योंकि जिस तरीके से उनने विचारधारा पर एक बड़ी स्पष्ट लड़ाई लड़ी है 10 साल में, मैं ये बोलूँगा कि बहुत सारे लोग डामाडोल हो गए या इधर रहे उधर रहे, अब इधर आ गए उधर चले गए. वो एक व्यक्ति हैं जिन्होंने विचारधारा पे अपना जो उनका स्टैंड था, जो उनकी सोच थी, जो लड़ाई थी, वो निरंतर लड़ी है और उस चीज़ से बिल्कुल प्रेरणा मिलती है. तो इनटू द फ्यूचर अगर आपके पास यूनियन कैबिनेट से कोई भी या पंजाब कैबिनेट से कोई भी मिनिस्टर की पोस्ट अवेलेबल हो, आप कौन सी लेना चाहेंगे? नहीं, मेरे हिसाब से तो सब बराबर है. एक बहुत बड़ा सम्मान होता है कि आप किसी भी पद पे अगर आप मंत्री लग सकते हैं, बहुत बड़ा सम्मान होता है हमारे स्पेशली भारत के लोकतंत्र में. और मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा महकमा नहीं है जहाँ आप अच्छा काम नहीं कर सकते हैं. देखिए, बात यह है कि आज के कॉन्टेक्स्ट में, आज की स्थिति में हर एक डिपार्टमेंट, हर एक सेक्टर में इतनी ज़्यादा गुंजाइश है अच्छा काम करने की कि आपको जो भी जिम्मेवारी. और मैं समझता हूँ जो हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सिस्टम है, इसमें कोई स्पेशलिस्ट ओरिएंटेड तो है ही नहीं. इसमें तो ये है कि आपको जो जिम्मेवारी मिल जाए आप उसको सबसे ज़्यादा तनदेही से निभाइए, सबसे अच्छी तरह से निभाइए. मैं तो बोलता हूँ the most mundane thing is something that one would look forward to doing the most. You know, something that people would say कि is most difficult. I would say कि लाइफ में अगर कोई मौका मिले तो उस चीज को करने का मौका मिले जिसको लोग बोलेंगे भाई ये सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल और उन्होंने महकमा कितनी है. कुशलता से कर दिया, आसानी से. आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है? I would have to say that I enjoyed cricket a lot. हाँ. अब उतना देखने का समय नहीं मिलता. क्रिकेट और टेनिस बहुत इंजॉय किया, क्रिकेट खेला भी बहुत. आई वाज अ नेशनल लेवल स्विमर एंड वाटर पोलो प्लेयर. परंतु अब उस तरीके के समय ही नहीं रहता कि आप जाके उस तरीके से कहीं स्विमिंग कर लें या क्रिकेट खेल लें. पर अभी भी जब भी समय लग जाता है देखना तो पसंद है. तो क्रिकेट एंड फेवरेट क्रिकेटर? आई वुड से ओनली फॉर हिज इम्पैक्ट जसप्रीत बुमराह. ओके, लवली, ग्रेट. थैंक यू कामिल. ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच कि आपने अपना समय निकाला और आज हमारे साथ ये शेयर किया कि एक्चुअली आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेरे लिए बात रही कि younger politicians are accessible, are also interesting, and people who are among just like us. हम में से कोई निकल के पॉलिटिक्स में एक पूरा करियर बना सकता है, देश की सेवा कर सकता है, and it is not something जो सिर्फ for the few and the very experienced only. So on that note, thank you so much for being part of the Bharat Conversation. It was my pleasure. It was my pleasure. Thank you, Neha. Thank you. Thank you.